हाय स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने हीट टॉपिक स्टार्ट किया था। ओके, तो हीट में हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, उसका डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की। थर्मल एक्सपांशन क्या होता है, हीट कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये प्रोसेस क्या होती है, ये सब चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी की है। ओके, थर्मल एक्सपांशन में मतलब लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन, क्यूबिकल एक्सपांशन, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ मतलब अल्फा बीटा गामा जो था, तो उसके सारे रिलेशंस हमने वहाँ पे स्टडी किया, अल्फा बीटा और गामा के बारे में। ओके, जैसे कि वॉल्यूम एक्सपांशन जो रहता है, मतलब जब वॉल्यूम एक्सपांड होता है, अल्फा और बीटा, प्रीवियस लेक्चर में अल्फा और बीटा तक हो गया था, वैसे ही वॉल्यूम एक्सपांशन में भी हम उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वॉल्यूम एक्सपांशन जैसे अल्फा बीटा और गामा जो बोल रहे थे हम, तो उसमें से जो रिलेशन बन के आता है, रिलेशन इन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, गामा तो क्या होता है यहाँ पे, वॉल्यूम एक्सपांशन। ओके, तो जैसे अल्फा हमने निकाला वैसे बीटा निकाला, उसी तरह से गामा भी हम निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये जो रिलेशन बन गया, तो क्या इसमें रिलेशन क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3, ये तीनों में रिलेशन है। मतलब अगर बीटा अल्फा दे दिया है, ओके, तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा दे दिया है तो गामा किसके बराबर होगा, 3 अल्फा के बराबर, तो हम ये भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अब देखो ये रिलेशन है, इस रिलेशन का भी हमें यूज करना है। ओके, अब प्रीवियस लेक्चर में जो भी एक्सपांशन के फॉर्मूले हमने डिजाइन किए थे अल्फा बीटा और गामा से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन के आएंगे वो भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। बाद में फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल, इसका जो रिलेशन था, उस रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस निकल के आएंगे, उससे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बनाएंगे, और बाद में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कैलोरीमीटर वाला जो कंसेप्ट है वो लेके थोड़े से उसके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। और ये सब होने के बाद और फिर एक बार पूरे मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके हम उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, जस्ट अभी फार्मूले हो गए, तो थोड़े से फार्मूले का इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए हम कुछ फार्मूले मतलब न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पर देखेंगे, एक एक सॉल्व करना है आपको न्यूमेरिकल्स। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा तो आपको सॉल्व करना ही है उसको। ओके, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल is the reading 5 times, is the reading 5 times 5 times 5 times the reading on the Celsius scale, the reading on the Celsius scale। ओके, ये क्वेश्चन है, अभी इसका हमें आंसर निकालना है। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल, इसके बारे में हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। एट, अब इस तरह से क्वेश्चंस आपको बाद में सीईटी में पूछे जाएंगे। ओके, तो आपका जो भी प्रोसेस है एडमिशन का, उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन किए। एट व्हाट टेम्परेचर, मतलब सेलेक्ट किए, at what temperature on the Fahrenheit scale is the reading 5 times the reading on the Celsius scale। ओके, तो मान लीजिएगा कि सेल्सियस स्केल पे जो है रीडिंग x डिग्री सेल्सियस, मान लीजिएगा कितना है वो, x डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट स्केल पे वो कितना हो जाएगा, फ़ारेनहाइट पे हो जाएगा 5x फ़ारेनहाइट। ओके, 5x फ़ारेनहाइट, 5 टाइम्स है, ऐसा बोल दिया उन्होंने जो भी है। तो हमें x का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो फ़ारेनहाइट स्केल का टेम्परेचर उस पर्टिकुलर स्केल के लिए कितना होगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। ओके,
अब देखते हैं यहाँ पे एक फार्मूला है C माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100, ओके, दैट इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180, बराबर। ये फार्मूला फेरेनहाइट स्केल के लिए और ये सेल्सियस स्केल के लिए। तो अब C को, जो सेल्सियस स्केल का जो स्केल है हमने उसको x समझ लिया है, और फेरेनहाइट F के लिए हमने, मतलब ये जो वैल्यू है C का बन गया, ये जो वैल्यू है F का बन गया। तो ओके, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर पुटअप करेंगे, सिर्फ फार्मूला है, फार्मूला का यहाँ पे यूटिलाइज करना है। बहुत बार मैंने ये देखा है कि मतलब ऐसा कुछ सेंटेंस आता है तो बच्चे कंफ्यूजन में चले जाते हैं, ये क्या है, कैसा क्वेश्चन है, तो ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं जाना। तो बस ये अरेंज करना हमें आना चाहिए। अगर हम ये अरेंज कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अब देखो यहाँ पर आ जाएगा x डिवाइडेड बाय, इसको मैं यहाँ पे 5 या, और इसको 5x, f की वजह क्या लिख दिया मैंने, 5x, बराबर है, माइनस 32 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मतलब 20 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 9 आ जाएगा। ओके, डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, 20 से उसको ये कर दिया तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो भी है। तो अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारा जो मोटो है क्या, सिर्फ x यहाँ पर कैलकुलेट करना है, हमें क्या करना है, x कैलकुलेट करना है। तो क्या आ जाएगा बेटा, 9x दैट इज इक्वल टू 25x माइनस, ये कितना आ जाएगा, 5 10 1 160 आ जाएगा। ओके, बराबर है, समझ में आ रहा है। तो अब 9x माइनस 25, 9x माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 160, तो कितना आ जाएगा बेटा ये, 16x माइनस 16x दैट इज इक्वल टू माइनस 160। तो x कितना आ गया बेटा यहाँ पे, माइनस 160, माइनस माइनस तो यही से मैं काट देता हूँ। तो x इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 16, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10। तो x हमने क्या लिखा था, सेल्सियस, तो सेल्सियस स्केल पे ये कितना आ जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। तो अगर सेल्सियस स्केल पे 10 डिग्री सेल्सियस है तो फेरेनहाइट स्केल पे कितना रहेगा वो, 5x, तो 5 इंटू 10, सो दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, बहुत आसान है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीईटी में, अभी जो मैं लिख रहा हूँ। द लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट, द लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट of a faulty thermometer are, of a thermometer faulty thermometer are minus 2 degrees Celsius and 102 degrees Celsius respectively, respectively. If the thermometer reads, if the thermometer reads 50 degrees Celsius, 50 degree Celsius on this thermometer, on this thermometer, on this thermometer, find the correct temperature, find the correct temperature, correct temperature on the Celsius scale, on the Celsius scale, on the Celsius
स्केल। ओके, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो क्या पूछा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन की तरफ। द लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ अ फॉल्टी थर्मामीटर आर माइनस, ये लोअर है और ये अपर है। इफ द थर्मामीटर, अब ये फॉल्टी थर्मामीटर कितना दिखा रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस ऑन दिस थर्मामीटर, फाइंड द करेक्ट टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल पे उसका करेक्ट टेम्परेचर हमें निकालना है। तो क्या फार्मूला है, एस माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट LFP, lower fixed point, divided by upper fixed point minus lower fixed point is equal to S माइनस, ये किसके लिए है, करेक्ट थर्मामीटर के लिए है, ये करेक्ट थर्मामीटर के लिए। और दूसरा जो जा रहा है वो फॉल्टी थर्मामीटर, एल माइनस, सॉरी एस माइनस, ये तो टेम्परेचर निकालना है, एस माइनस एल एफ पी का मतलब क्या बेटा, लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये किसके लिए बेटा, फॉल्टी थर्मामीटर के लिए है, ये फॉल्टी थर्मामीटर। बस हमें यहाँ पे क्या करना है, यस फाइंड आउट करना है। ओके, जो भी टेम्परेचर उसका सेल्सियस स्केल में। ओके, तो यस हमें फाइंड आउट करना है। तो यस माइनस, अब देखो लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो है करेक्ट थर्मामीटर का, तो क्या रहेगा बेटा यहाँ पे, करेक्ट थर्मामीटर का लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या रहता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0। अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या रहता है बेटा, 100 माइनस 0। समझ में आ रहा है, अगर करेक्ट थर्मामीटर है तो अपर 100 पे रहता है, लोअर 0 पे। 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल्सियस स्केल जो है स्केल, तो उसका स्ट्रक्चर भी निकाला था। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यस तो दिखा रहा है कितना, 50 डिग्री सेल्सियस, ये फॉल्टी पे दिखा रहा है कितना ना, 50 डिग्री सेल्सियस वो दिखा रहा है, हमें तो ये निकालना है। ओके, इसके लिए करेक्ट, इसके लिए 50 माइनस, अब लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो है उसका वो कितना है बेटा, -2। तो ये क्या आ जाएगा, -2, यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ रहा है आपको, माइनस क्यों लिखा, तो ऑलरेडी माइनस है। और ये अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना है बेटा, यहाँ पे 102 माइनस -2। समझ में आ रहा है आपको सब। ओके, अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हो, कितना आता है देखो। ओके, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 52, और नीचे कितना आ रहा है 104। तो यस, यहाँ पे लिखता हूं मैं, तो यस डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ऊपर आएगा 52, नीचे आएगा 104। ओके, अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा देखो, यस इज इक्वल टू 5200, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, डिवाइडेड बाय 104। 5200 डिवाइड बाय 104। ओके, उसको अगर सॉल्व करते हैं तो फिर हमें आ जाएगा 50। तो यस कितना आ जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो करेक्ट टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें कहा था, करेक्ट टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल, तो कितना आ जाएगा बेटा, 50 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है। ओके, तो इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो करेक्ट उतना आ जाएगा। अब देखो ये और ये फॉल्टी वाला भी उतना ही दिखा रहा है, यहाँ पर भी उतना दिखा रहा है, तो करेक्शन का है। तो बेटा जितना नीचे था उतना ही ऊपर कर दिया ना उसने, जितना नीचे आ गया उतना ही ऊपर था, तो इसलिए वो बैलेंस हो गया। अगर ये कम ज्यादा हो जाता गड़बड़, तो ज्यादा तो बैलेंस, मतलब ये जो फॉल्टी है, तो जितना नीचे आएगा उतना ही ऊपर वहां पे दे दिया है, तो मतलब उसमें ज्यादा ये नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है। तो एक इस तरह से क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं, ये क्या है ऐसा, मतलब स्टेटमेंट देख के। लेकिन अगर हम पूरा ये फार्मूला लगाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, ध्यान से देखना इसको। तो इस तरह से, इस तरह के जो क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस करो तो आपको बहुत आसान लगेगा। बाद में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे जो क्वेश्चंस है उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, जैसे कैलोरीमीटर वाले, वो भी बहुत बार पूछे जाते हैं कैलोरीमीटर वाले, उसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है बाद में जब वो कंसेप्ट हो जाएगा। ओके, तब तक तो जितने कंसेप्ट हो रहे उस हिसाब से हम प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो आगे दूसरा देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके नेक्स्ट। एक सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। सॉल्व करो। इफ द टेम्परेचर, मतलब सीधा फार्मूला लगाना है। इफ द टेम्परेचर इन द रूम इज, इन द रूम इज, बहुत आसान है लेकिन बाद में और भी कुछ लेने हैं, जस्ट प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूं मैं। रूम इज 29 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज इट्स टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट? बस कन्वर्ज, आपको सिर्फ कन्वर्ट करना है उसमें। 29 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, इन डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, बस सीधा फार्मूला लगाओ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सीधा फार्मूला लगाना है, आपको सॉल्व करना है, बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सीधा डिग्री सेल्सियस है, मतलब टीसी लिखो जो हमने कल लिखा था -0, या फिर सीधा C-0 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड बाय 100, F-32 डिवाइडेड बाय 180। उसको मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे 5 लिखूंगा और यहाँ पे 9, F-32 डिवाइडेड बाय 9। ओके, अब यहाँ पे इफ द टेम्परेचर इन द रूम इज 29 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे दे दिया है 29 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 9। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और कितना आता है देखो, और आपको क्या करना है फिर यहाँ पे F जो है वो F कैलकुलेट करना है। 9 से 9, 81, 1, 261, ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ये आ जाएगा 2F माइनस 160 आ जाएगा। ओके, तो इसे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा देखो, तो 2F दैट इज इक्वल टू 261 प्लस 160 कितना आता है? जस्ट जस्ट सॉल्व करो, कैलकुलेशन की बात है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें। ओके, जस्ट सॉल्व इट। या फिर उसको, अगर ये बढ़ रहा है ज़्यादा तो सीधा ऐसा करो, F-32 वैसे ही लिखो। ये जो 261 आया था वैसे लिखो, मैं मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो उसका, 29 इंटू 9, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे हमने देखा अभी 261 था डिवाइडेड बाय, जस्ट उसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? मतलब ये भी कौन सा भी मेथड तुम यूज़ करो, डजेंट मैटर। ये आ जाएगा 5, ये 1, ये 2 आ जाएगा। ओके, ये 52.2, 52.2 प्लस 32 इज इक्वल टू F, तो F क्या आ जाएगा बेटा? 84.2। ओके, तो F कितना बन गया बेटा अपना? 84.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सो F दैट इज इक्वल टू 84.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। जस्ट मतलब कन्वर्जन है, ज़्यादा उसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ये छोटी छोटी बातें रहती है, ये भी बच्चे मिस करते हैं, तो इसके लिए ऐसे भी क्वेश्चंस कभी कभी लेना पड़ता है। ओके, अगर पूछा जाए तो अच्छा ही है। चलो, थोड़ा सा एरियल क्यूबिकल एक्सपांशन जो वाले कंसेप्ट है उस पर भी हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, मतलब उस टाइप के भी क्वेश्चंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चंस लेंगे। द सरफेस एरिया ऑफ एन आयरन प्लेट, द सरफेस एरिया of an iron plate
iron plate is 80 centimeter square at 20 degree Celsius. At 20 degree Celsius. Find the surface area at. Find the surface area at 120 degree Celsius. Find its surface area. Find its surface area at. Find its surface area at 120 डिग्री सेल्सियस. और आपको अल्फा दे दिया है, देखो क्या दिया है यहाँ पे, आयरन मटेरियल का लीनियर ये क्या दे दिया, कोएफिशिएंट जो है उसका कौन सा है, लीनियर कोएफिशिएंट है. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. तो ये दे दिया है, कितना दे दिया है, 1.25 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस. ये आपको दे दिया है. और आपको पूछा है, क्या पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ एन आयरन प्लेट, फाइंड इट सरफेस एरिया एट 120 डिग्री सेल्सियस. तो 120 डिग्री सेल्सियस पे उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है. तो आपके पास बीटा का जो फार्मूला है, मतलब एरिया है, एरिया एक्सपांड हो रहा है, एरियल एक्सपांशन वाला फार्मूला जो है, तो यहाँ पर हमें लगाना है एरियल एक्सपांशन. तो एरियल एक्सपांशन वाला फार्मूला हमारे पास क्या था बेटा, कल हमने देख लिए थे सभी फार्मूले, लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन, उसी तरह से क्यूबिकल एक्सपांशन भी वॉल्यूम, मतलब बीटा की जगह अल्फा गामा रखना है और उस तरह से क्यूबिकल एक्सपांशन निकालना है. तो कैसे निकालोगे इसका एरिया. सो A2 दैट इज इक्वल टू क्या था बेटा, A1 इन ब्रैकेट 1 प्लस क्या था, बीटा डेल्टा टी, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी. इस तरह से कुछ था ना फार्मूला जो हमने बनाया था, याद आ रहा है कुछ. ओके, तो डेल्टा टी क्या रहता है बेटा, T2 माइनस T1. तो A2 दैट इज इक्वल टू A1 इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1. ओके, तो इस तरह से फार्मूला आ जाएगा. ओके, E2 डिवाइडेड बाय A2 डिवाइडेड बाय A1, इस तरह से कुछ फार्मूले बनाया था ना हमने, तो वही बस उसी का एक्सपांशन है. ये भी फार्मूला हमने ले लिया था कल. तो डायरेक्टली हमें A2 निकालना है. A2 दैट इज इक्वल टू A1 इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा, ओके, 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1. जस्ट इसमें वैल्यूज पुटअप करो और उसको कैलकुलेट करना है. तो सरफेस एरिया ऑफ एन आयरन प्लेट दे दिया है, कितना दे दिया है, जो ओरिजिनल था 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. कौन से टेम्परेचर में था, 20 डिग्री सेल्सियस. मतलब A1 के लिए T1 लगाएंगे. ओके, और दूसरा जो है T2 टेम्परेचर अब बढ़ा दिया है, कितना बढ़ा दिया है, 120 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो उसका एरिया हमें निकालना है. बस अब बीटा का वैल्यू जो है हमें मालूम नहीं है, लेकिन दे दिया है कि हमें अल्फा. तो हमारे पास एक रिलेशन बेटा, अल्फा दैट इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय 2. तो बीटा क्या बन गया, 2 अल्फा. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन. समझ में आ रहा है बेटा आपको. सो A2 दैट इज इक्वल टू A1. तो यहाँ पे हमने A1 तो दे दिया है आपको, कितना है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 प्लस बीटा कितना आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पे देखो बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा है 1.25 इंटू 10⁻⁻5. ओके, तो कितना आ जाएगा, 2.5. तो बीटा आ जाएगा हमारे पास 2.5. T2 कितना है यहाँ पे, 120 माइनस 20, मतलब क्या आ जाएगा बेटा, 100. सो 18 इन ब्रैकेट 1 प्लस 2.5, अच्छा, इंटू 10⁻⁻5 भी रह गया ना यहाँ पे, इंटू 10⁻⁻5, 120 माइनस 20. ओके, इस तरह से आ जाएगा. इसको थोड़ा सा ये ब्रैकेट ऐसा बनाता हूँ मैं, तो ज़्यादा आसान रहेगा. ओके, ओके, तो 1 प्लस 2.5 इंटू 10⁻⁻5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 100. 100 मतलब क्या है, 10⁻2, और 10⁻2 और 10⁻⁻5 कितना आ जाएगा, 10⁻3. तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 80 इन ब्रैकेट 1 प्लस 2.5 इंटू 10⁻3. समझ में आ रहा है बेटा आपको ये. ओके, अब आगे चलते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं. ओके, यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे. सो दैट इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 80 इन ब्रैकेट 1 प्लस
अब ये 10⁻³ 0 पॉइंट कितना आ जाएगा देखो, 0.0025, 3 पॉइंट से इधर आ जाएगा ना, 1 2 3 -3 है यहाँ पे। ओके, सो A2 दैट इज इक्वल टू 80 इन ब्रैकेट 1 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा 0.0025। ओके, तो ये क्या बनेगा, A2 दैट इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 80 कितना आ जाएगा 80.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बढ़ेगा एरिया, ओके, जो एरियल एक्सपांशन हो जाएगा A2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 18.2 सेंटीमीटर। तो 0.2 से वो क्या कर रहा है वहां पे, बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है सभी को? ओके, तो इस तरह से ये टाइप के क्वेश्चन है, इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूले जो है वो फार्मूले हमें याद रखना है, ध्यान में रखना सब फार्मूले। ओके, ये था ना हमारे पास कल फार्मूला, बीटा इज इक्वल टू A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय A1 इन ब्रैकेट क्या था T2 माइनस T1, मतलब जो भी डेल्टा है, डेल्टा मतलब जो चेंज है, तो चेंज इस तरह से है, हमारे पास फार्मूला था। ओके, तो इसी से हमने ये फार्मूला बना दिया, इसी से ये फार्मूला बनाया। ओके, चलो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, का जो भी एग्जाम है इस तरह से, तो हर एक कंसेप्ट पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the length of a rail, the length of a rail, the length of a rail on a railway line, on a railway line is 25 meter, is 25 meter, 25 meter at 10 degree Celsius, at 10 degree Celsius. During summer, maximum temperature attained, आपको सॉल्व करना है बेटा, है फास्ट सॉल्व करो, तब तक डेटा सेट करो आपका। मैक्सिमम टेम्परेचर, maximum temperature attained in the region, attained in the region is 50 degree Celsius, is 50 degree Celsius. Find the minimum gap, find the minimum gap, minimum gap between the rails, between the rails। और आपको दिया है अल्फा की वैल्यू दे दिए, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है उसका 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, ये आपको दे दिया है। ओके, अल्फा की वैल्यू आपके पास है, तो आपको पूछा है गैप जो है, तो गैप आपको कितना आ जाएगा, ये आपको पूछा गया है। ओके, तो सेट तो है डेटा अपने पास, कोई कन्वर्जन है क्या पहले? हाँ, ये एक बात याद रखना हमेशा, जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो पहले कहाँ पर कन्वर्जन की जरूरत है क्या देखना है, मतलब कहिए मतलब ये सेंटीमीटर में या फिर कुछ मीटर में दे दिया है, तो ये सब एक ही सिस्टम आप यूनिट में आपको कन्वर्ट करने हैं। अब यहाँ पे तो कोई कन्वर्जन की दिक्कत नहीं है, सब बराबर है। ओके, अब अल्फा का फॉर्मूला क्या है, अभी देखा था L2 माइनस L1 डिवाइड बाई L1, क्या क्या आ जाएगा T2 माइनस T1। ओके, चेंज इन टेम्परेचर जो भी है।
ओके, डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब हर एक की अब अल्फा दे दिया है आपको और आपको गैप पूछा है। ओके, मतलब जो भी एक्सटेंशन हो रहा है, मतलब जो भी एक्सटेंशन हो रहा है, तो गैप पूछा है, तो आपको डायरेक्टली क्या पूछा है, L2 माइनस L1 पूछा है। L2 माइनस L1 क्या पूछा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत बार बच्चे सेम फार्मूला लगाने की कोशिश करते हैं पहले वाला, और फिर गलती हो जाती है। उनको लगता है कि मैंने तो फार्मूला सही लगाया, लेकिन गलत तरीके से लगाया। सही लगाया लेकिन गलत तरीका आपका गलत था। ओके, तो क्या पूछा है उस तरह से आपको फार्मूला वहां पे बिठाना है, सेट करना है। तो L2 माइनस L1 इज इक्वल टू अल्फा इन ब्रैकेट L1 T2 माइनस T1। तो इस तरह से ये फार्मूला आ जाएगा। ओके, अल्फा इंटू L1 T2 माइनस T1। तो ये गैप जो है L2 माइनस L1 वो निकालना है। तो अल्फा आपको दे दिया है बेटा 1.2 इंटू 10⁻⁵। L1 आपके पास ओरिजिनल लेंथ जो था, द लेंथ ऑफ रेल ऑन अ रेल लाइन इज 25 मीटर। तो शुरुआत में कितना था, 25 मीटर था। ओके, आपको L2 नहीं, गैप निकालना है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग है, इसलिए तो मैंने ये इस तरह से सिलेक्ट किए क्वेश्चन कि बच्चे बाद में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्योंकि फिर क्या करते बच्चे, गैप निकालना है, चलो L2 ही निकालना है, फिर वो L2 वाला फार्मूला अलग से बनता है। मतलब L2 दैट इज इक्वल टू L1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, तो ये वाला नहीं लगाना है। अब क्या निकालना है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, सो ये 25 T2 माइनस T1, तो 50 माइनस कितना आ जाएगा, 10। yes, 50 माइनस 10, सो दैट इज 40। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 25, 25 इंटू 40। तो ये 1000 आ रहा है, 1000 नहीं, यस 1000 आ रहा है। 10⁻³ आ रहा है, तो ये -2 बन गया। तो L2 माइनस L1 जो गैप है 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में। ओके, क्योंकि ये भी मीटर में था। तो सेंटीमीटर में अगर पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर गैप। L2 माइनस L1 दैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हम जो गैप है रेल के बीच में का, तो गैप भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। थोड़ा सा भी वर्ड चेंज होता है, तो ये जो चेंज होता है ना वर्ड्स, एक सेंटेंस एक वर्ड, तो उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। तो नहीं तो फिर क्या होता है, फार्मूला हमें मालूम है, सब डेटा भी दिख रहा है, यूटिलाइज भी प्रॉपर हो रहा है, लेकिन वो तरीका, मतलब ये वर्ड चेंज होने से जो एक्चुअल पूछा गया है वो समझ में नहीं आने की वजह से फिर आपके मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। तो देखना प्रॉपर, जब भी कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसके बाद भी जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये तो बस छोटा एग्जाम है, बाद में जो बड़े बड़े एग्जाम्स रहते हैं ना बेटा, तो वहां पर भी एक वर्ड भी चेंज हो जाता है ना, तो पूरे फार्मूले का मायना बदल जाता है। ओके, तो वो क्वेश्चन रीड करना भी आना चाहिए। मतलब डेटा दिख रहा है, फार्मूला दिख रहा है, डायरेक्टली क्वेश्चंस में डाल के सॉल्व कर रहे हैं उसको, तो ये मतलब एक पर्टिकुलर लेवल तक ठीक है। लेकिन जब एक हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं ना, तो वहाँ पे एक वर्ड थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो चेंज कर देते हैं, बाद में सब सही दिखता है, मतलब सेम ही दिखता है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो वर्ड चेंज होता है, उससे वो ट्रिमेंडस चेंज हो जाता है फार्मूले में। तो तब ये फार्मूला क्वेश्चन जो है रीड करना, समझना, उसको सम एक्सेप्ट करना, मतलब उसका एप्लीकेशन करना भी आना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, आप इसको सॉल्व करना। अ लिक्विड, a liquid occupies a volume of 2 into
10⁻⁴ मीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। देखो वर्ड क्या है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, द इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। If it is heated, if it is heated to 80 डिग्री सेल्सियस और कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन जो दे दिया है गामा आपको, ओके, तो कितना दे दिया है 4 × 10⁻⁴ पर केल्विन, इतना दे दिया है वॉल्यूम। ओके, तो आपको ये सॉल्व करना है बेटा, फास्ट सॉल्व करो। और कितना आता है देखो आंसर, एक 2 मिनट्स ले लो इसके लिए और जस्ट सॉल्व करो इसको। ओके, सॉल्व कर दिया। तो गामा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, V - V0, ओके, डिवाइडेड बाय V0 T - T0, ओके, इस तरह से आ जाएगा। हर एक का फार्मूला तो यही है, या फिर आप V2 - V1 लिखो, जो आपको लिखना है वो लिख सकते हो, ओके, जो भी आपको लिखना है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना था, इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो ये क्या बेटा, इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो इस वर्ड को ध्यान देखना, ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड को पर्टिकुलर ध्यान में देखना। सो इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, V - V0 इज इक्वल टू गामा इंटू V0 इन ब्रैकेट T - T0। तो गामा कितना दे दिया बेटा आपको, सीधा डायरेक्टली यूज करो, 4 × 10⁻⁴। V0 कितना है बेटा अपना, लिक्विड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ, यस, 2 × 10⁻⁴। और जो टेम्परेचर डिफरेंस है 0 to 80, मतलब डायरेक्टली मैं यहाँ पे 80 लिखता हूँ, ओके, टेम्परेचर डिफरेंस। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाए, 4 × 2 × 80 बराबर है इंटू 10⁻⁻8। तो क्या आ गया बेटा, V - V0 इज इक्वल टू, देखो सॉल्व करो, तो ये क्या आ जाएगा, ये -8 है, ये कितना आ जाएगा, 8 64 × 10⁻⁻8, तो 6.4 × 10⁻⁻6। तो वॉल्यूम किस में है वहां पे, मीटर क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा, 6.4 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। सो इंक्रीज इन वॉल्यूम जो यहाँ पर आ रहा है, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना आ रहा है, 6.4 × 10⁻⁻6। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, इस तरह से आप बाद में भी और कुछ लेने आपको, जस्ट अभी इसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कंसेप्ट कुछ, उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले बनाएंगे, फिर कैलोरीमीटर के फार्मूले बनाएंगे, ये वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, तो उस पर भी हम फोकस करेंगे।